ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो पिछले सेशन से आगे का टॉपिक रहेगा वो है आपका ट्रैकिंग इन रेंज। दोनों अभी आज के जो दोनों टॉपिक हैं वो आसान आसान टॉपिक हैं, और ये आपका सेकेंड यूनिट जो डॉपलर रडार और एमटीआई रडार को क्लोज करेगा। तो देखो, ट्रैकिंग इन रेंज शब्द सुनने से, ये टॉपिक का नाम सुनने से आपको समझ में ये आना चाहिए कि रेंज को, जो आपका रडार या टारगेट आप जिस रेंज पे है उसको चुपचाप ट्रैक करते रहना। ट्रैक करते रहना मतलब उसको होल्ड करते रहना। मतलब कोई टारगेट है और यहाँ से आप रडार से डिटेक्ट कर रहे हो, तो आप उसको लगातार पकड़े रखो कि ये इस रेंज में है, फिर इस रेंज में है, अलग अलग रेंज में वो आता जा रहा है, और उस रेंज को लॉक करके रख रहो। दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग इन रेंज। तो इसके लिए एक समस्या ये है कि देखो, यहाँ से मान लो अगर हम लोग एक एंटीना लेते हैं और यहाँ से हम लोग इको पल्स, जो अपना पल्स है वो भेजते हैं। यहाँ पे बढ़िया आपका जो प्लेन है आपका आ रहा है, मान लो इधर जा रहा है या इधर आ रहा है कहीं से भी, तो यहाँ से जब टकरा के फिर इको पल्स वापस आता है तो आपके एंटीना में रिसीव होता है। ठीक है, ये बेसिकली होता है। इसमें इसको हम लोगों को ट्रैक करते रहना है, उसको इसके रेंज को ट्रैक करते रहना है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे कि इसको हम क्लोज्ड लूप ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, ये शब्द है। देखो, क्लोज लूप का मतलब आप समझते हो कि अगर आपने मान लो एक सिस्टम लिया जिसमें आप एक इधर से आउटपुट लेते हो और इसको आप जब फीडबैक दे देते हो, तो ये जो सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप से फायदा क्या होता है कि जब आप यहाँ से आउटपुट तो गया, लेकिन आउटपुट का कुछ अंश इधर जाके इनपुट में प्लस माइनस होने के बाद यहाँ एरर सिग्नल, मतलब प्लस माइनस होने के बाद एक छोटा सिग्नल जनरेट किया, उस सिग्नल के बेसिस पे आप फिर आपका ट्रैक होना शुरू होता है। तो ये जो सिस्टम है क्लोज लूप, ये ऑटोमेटिक बना देता है ट्रैकिंग को। इसलिए इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, क्लोज लूप ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, जो हम लोग ट्रैकिंग रेंज में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको क्लोज लूप ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम को एक शब्द दिया जाता है जिसका नाम है स्प्लिट गेट ट्रैकर। ये जो स्प्लिट गेट ट्रैकर सिस्टम है वो हम लोग इस पूरे ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम में हम लोग यूज करने वाले हैं। स्प्लिट गेट ट्रैकिंग ट्रैकर सिस्टम अभी काम कैसे करता है, देखो, स्प्लिट गेट ट्रैकर सिस्टम में दो टाइप का गेट होता है। एक गेट होता है अर्ली गेट, और एक होता है आपका लेट गेट। अर्ली गेट और लेट गेट नाम से आपको समझ में आएगा, जो पहले आ गया वो अर्ली, जो बाद में आया वो लेट। तो इसके लिए मैं आपको दो कंडीशन लेके चलता हूं। देखना, यहाँ पे एक कंडीशन ये है और यहाँ पे भी एक कंडीशन बना देता हूँ ये। ठीक है, दोनों ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। इसमें पहला आपको मैं कंडीशन ये बोलता हूँ कि जब आपका टारगेट मूव नहीं कर रहा है, तब टारगेट इज नॉट मूविंग। जब टारगेट मूव नहीं कर रहा है तो उसका रेंज को ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे जब टारगेट आपका मूव कर रहा है तब आप कैसे रेंज को ट्रैक करते हैं। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इसका प्लॉट बनाऊं, किसका, एक वीडियो पल्स का, बेसिकली वीडियो इको पल्स का। आप बेसिकली ये जो इको पल्स आता है, ये इको पल्स आपको एंटीना में रिसीव हुआ, उसको प्रोसेस करने के बाद आप किसी वीडियो में डिस्प्ले में आप उसको देखते हो इको पल्स को, तब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे टारगेट है कि नहीं। तो वीडियो इको पल्स, लेट सपोज कि यहाँ पे आपको आपको मिल गया, ये आपको रिसीव हुआ, ये इको पल्स आपको मिला। ठीक है, इसका एक एक्सिस में बता देता हूँ कि जहां से ये इको पल्स शुरू होना शुरू किया, तो वो आपका ये है। इसका इको पल्स का जो आपका पीक मैग्नीट्यूड है उसका मैं आपको बना देता हूँ, और इको पल्स का जब ये खत्म होना शुरू हुआ तब आपका एक ग्राफ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ये जो वीडियो इको पल्स मिला, इसको हम लोग रेंज गेट के साथ पास करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैं कई बार रेंज गेट का नाम आपको बताया हूं। तो मेन रेंज गेट का मतलब समझते हैं ना, ये ऐसा गेट है जो रेंज के बेसिस पे अलग अलग करता है कि आप किस डिस्टेंस पे हो, किस रेंज पे हो। तो लेट सपोज अभी टारगेट मूव नहीं कर रहा है और मेरा जो रेंज गेट है वो ये पर्टिकुलर ऐसा गेट है कि इतने को ही वो पास करने देगा अपने पास से। इस रेंज गेट का जो पहला कॉलम है जिसको अर्ली गेट कहते हैं, और क्योंकि ये पहले है, जो
अर्ली आ रहा है, और जो दूसरा है उसको अपन लेट गेट कहते हैं। ये दो है, ये रेंज गेट है, मान के चलो एक दरवाजा है जिससे कोई सिग्नल आएगी, सिग्नल पास हो पाएगा, और ये किसको पास करेगा, जो रेंज इसको पहले से फिक्स्ड है उसी रेंज को ये पास करने की कोशिश करेगा, तभी तो अपन को पता चल जाएगा कि ये अभी किस रेंज पे है और किस रेंज पे आया हुआ है आपका। अब अपन क्या करेंगे, इसको हम लोग टाइम पे फिर देखते हैं कि देखो आप सिर्फ अर्ली गेट को प्लॉट करोगे ना, तो अर्ली गेट कैसा दिखता है, अर्ली गेट आपका ऐसा होता है, सिर्फ इतने को वो पास करता है। और आपका इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, और इसमें आप लेट गेट पे आते हैं। लेट गेट का भी एक कर्व बना देता हूँ जिसको अपन टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और यहाँ पे ये एक्सेस हो गया। लेट गेट आपका ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, ये है आपका अर्ली गेट और ये है आपका लेट गेट, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड है जिससे कोई भी सिग्नल, मतलब अभी तो मैं ये आपको एक रेंज गेट बता दिया हूँ, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, जब सिग्नल इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो भी इको पल्स यहाँ से रिसीव हुआ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आउटपुट आएगा वो हम लोग फाइनली देखते हैं। तो अगर आपको ध्यान देखिए, मैं आपको एक प्लॉट करते जाता हूँ, ये आपका आ गया। इसमें आप देखिए, अगर आप ये जो ये वाला सिग्नल है, ये आपका इतना पोर्शन तक, इतने पोर्शन को अगर, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू जीरो आ रही है, ये वैल्यू जीरो है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो आएगा। जब ये सिग्नल इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये +1 है, तो +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिग्नल एज इट इज आएगा। तो ये आपका अगर आप इसको प्लॉट करेंगे अर्ली गेट रिस्पॉन्स को, ठीक है, अर्ली गेट का जो देखो इको पल्स है, इको पल्स को आप क्या कर रहे हो, अर्ली गेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अर्ली गेट का रिस्पॉन्स आएगा। अर्ली गेट का रिस्पॉन्स कैसा आएगा, देखो यहाँ पे अपन ब्लैंक है क्योंकि जीरो सिग्नल है, 0 इंटू मल्टीप्लाई 0, फिर यहाँ से आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया और ये आपका आ गया, ठीक है। और इसको आपने लेट सपोज क्या किया इसको, ठीक है, इसको अपन 1, ठीक है, 1, इसको अपन छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इसको अपन ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और लेट गेट रिस्पॉन्स आपका, लेट गेट रिस्पॉन्स क्या आएगा, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक सिग्नल डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक नेगेटिव सिग्नल इसके उसके साथ, जो एम्पलीट्यूड इसका -1 या जो भी इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये बेसिकली यहाँ तक तो इसका जीरो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये ऐसा बढ़ता हुआ चला जाएगा एंड देन फिर ये होगा। बेसिकली ये गिर रहा है ये सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ किए तो ये बढ़ रहा है बेसिकली। तो ये देखो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज। तो ये आपका अर्ली गेट और लेट गेट का रिस्पॉन्स है। मैं अल्टीमेटली आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वो आपको टारगेट जब मूव होगा तब आपको समझ में आएगा। टारगेट मूव नहीं कर रहा है तो सिंपल ये जो चल रहा है वो चलने दो, मैं आपको टारगेट मूव कर रहा है उसका एक केस बताता हूँ तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो लेके चलते हैं कि टारगेट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे लेट सपोज कि आपका जो ये टाइम का है, आपका इको यहाँ पे जो आ रहा था वो अब मूव कर गया है, तो वो शायद कुछ और रेंज, दूसरे रेंज में जा चुका है, मतलब दूसरे टाइम पे ये इको पल्स देगा, इस टाइम पे इको पल्स नहीं आएगा। तो लेट सपोज ये इको पल्स अब यहाँ से आना शुरू हुआ इस टाइम पे, ठीक है, ये इसका जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया। अब मैं आपको इसको क्या बोलते हैं, मेन रेंज गेट के साथ पास कराता हूँ। मेन रेंज गेट तो वहीं का वहीं फिक्स रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो ये अभी के फिलहाल में आपका ये लगभग आपका इसको ऐसे पास कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका मेन रेंज गेट है, जो आपका अर्ली गेट था और लेट गेट है, ये आपका एज इट इज है, बस इको पल्स को शिफ्ट कर दिया गया थोड़ा क्योंकि वो टारगेट मूव कर रहा था। अब मैं अगर इसका मैं प्लॉट बनाऊं तो देखो यहाँ पे ये जो सिग्नल आ रहा है वो यहाँ से क्रॉस हो रहा है, इसका जो पीक एम्पलीट्यूड था वो पीक एम्पलीट्यूड यहाँ आ रहा है। तो बेसिकली अगर, और ये जो सिग्नल है वो यहाँ पे है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो कितने का एरर आ रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि पहले अर्ली गेट का जो ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट मैच कर रहा था जब टारगेट मूव नहीं कर रहा था।
अब आपको ये जो दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, क्योंकि ये जो इको पल्स है वो यहाँ पे आना चाहिए बेसिकली, ठीक है, और अभी यहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली सॉरी, यहाँ से यहाँ का जो एरर है वो एरर आपका नया आया जब टारगेट मूव करना शुरू कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप पास करिए अर्ली गेट और लेट गेट के साथ। तो आपको मैं यहीं से डायरेक्ट कर्व बना देता हूँ, लंबा चौड़ा इसमें नहीं बताता। तो लेट सपोज देखिए यहाँ पे आप मूव करेंगे तो ये आपका अर्ली गेट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, सिर्फ यहीं पे वैल्यू एक्सीड करेगा, एक्सीड कर गया यहाँ तक, ये जो इस वैल्यू तक ये एक्सीड किया। अब लेट गेट यहाँ से चालू हो गया, लेट गेट, तो यहाँ से ये ओवरऑल क्लोज हुआ और यहाँ से फिर आपका ये बढ़ना शुरू हुआ, और ये लेट गेट जब तक है तब तक है, फिर ये नॉर्मल हो गया। ये आपका रिस्पॉन्स आया अर्ली गेट और लेट गेट का, जहां पे ये देखो ये रिस्पॉन्स है अर्ली गेट और ये लेट गेट का। अब समझ में ये तो आ गया कि भैया मेरे को इस रिस्पॉन्स को देखने के बाद ये पता चल गया कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपका ये पीक में आना चाहिए, तो इतना का पोर्शन का डिले है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा कि रिस्पॉन्स आने के बाद समझ में आ जाता है कि इतना पोर्शन प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हटाया कैसे जाए और ट्रैक कैसे किया जाए, तो ट्रैक करने के लिए अपन क्या करते हैं, अगला काम ये करते हैं कि हम लोग ये जो मेन रेंज गेट है इसी को शिफ्ट कर देते हैं, कितना, इस पर्टिकुलर एरर के हिसाब से। तो ये जो एरर आया है अपना उतना अपन को शिफ्ट करना है। तो ये लेट अर्ली गेट है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका टाइमिंग को शिफ्ट कर दिए, और इसका टाइमिंग यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के बाद ये आपका शिफ्ट हो गया, जो कि आपका ये बीच में आपका अर्ली गेट और लेट गेट हो गया। तो आपको मैं टोटल ये समझाना चाह रहा था इस पूरे जो आपका रिस्पॉन्स या ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है उसके थ्रू, कि इसमें स्प्लिट गेट होता है। स्प्लिट गेट दो कंपोनेंट से बने होते हैं, अर्ली गेट और लेट गेट। रिस्पॉन्स आपका दोनों का जब अगर जो आपने गेट रेंज गेट फिक्स किया है उसी के हिसाब से टारगेट पहले सेट किया जाता है, और टारगेट एक बार सेट हो जाता है, मतलब अगर टारगेट मूव नहीं कर रहा है तो उस समय आप यहाँ पे एक गेट लगा लो और उसके बाद देख लो, और उसके बाद जब टारगेट मूव करता जाता है तो आप अपना गेट को उस हिसाब से सेट कर दो। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि सामने से अगर आपका कोई चीज अटैक कर रहा है और आपको उसको उससे बचना है, तो आप बार बार जिस दिशा में वो बॉल फेंकने की कोशिश करेगा, आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा, उस दिशा से आप हटते जाओगे, उससे बचने के लिए आप वो करोगे। और अगर आपको सही में टकराना है उस बॉल से, तो वो जिस दिशा में बॉल टकराने की कोशिश करेगा उस दिशा में आप टकराओगे। और अगर आपको लगेगा कि मैं इतना एरर आ गया है, तो फिर आप दोबारा जब करोगे तो उतना आप और मूव कर जाओगे। तो ये बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप कैसे अपने जो रेंज गेट है उसको आप बार बार सेट करते रहते हैं टारगेट के हिसाब से, और ये क्लोज लूप ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो अभी मेरे को बताओ कि ये आ, हम लोग अब इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, वो है आपका लो एंगल ट्रैकिंग। लो एंगल ट्रैकिंग, ये सारे टॉपिक कभी कभार एग्जाम में आए हैं एक आध बार पिछले 5 सेमेस्टर में, तो ज्यादा ध्यान वाली बात नहीं है, लेकिन चलो ज्ञान होना चाहिए। लो एंगल ट्रैकिंग क्या होता है, इसको अपन देखते हैं। देखो लो एंगल ट्रैकिंग नाम, आप पहले तो टॉपिक से ना ये जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। तो लो एंगल ट्रैकिंग मतलब जब कम एंगल में ट्रैक करना हो तब उसको बोलते हैं लो एंगल ट्रैकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एंटीना यहाँ पे है और एंटीना से अगर आप कोई बीम छोड़ते हैं, और लेट सपोज कि आपका एक टारगेट है यहाँ पे मौजूद है आपका, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ये टारगेट पे आप एक बीम छोड़ते हैं, इसका एक पाथ होगा, ये पाथ, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो ये एक पाथ है, ये एक पाथ आपको टारगेट से जो बेसिकली एक मेन एक्सिस बनाता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट पाथ कहते हैं, ठीक है। इस शब्द को डायरेक्ट पाथ कहते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे ख्याल से ध्यान होगा तो आप अगर यहाँ पे समुद्र है या फिर ग्राउंड है, समुद्र में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वाटर अगर सरफेस है तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन अगर ये ग्राउंड भी है तो आपको ये पता है क्या कि ग्राउंड एक कंडक्टर की तरह काम करता है? क्या किसी को ये आइडिया है कि ऐसा होता है, करते हैं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि एक अर्थ
आप हमेशा याद रखिएगा अर्थ एक कंडक्टिंग बॉडी है। और इसी चीज को अगर आप मेरे ख्याल से पढ़े होंगे तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब टॉपिक पढ़े होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बहुत सारे प्रकार होते हैं मॉड्यूलेशन के। तो आप कभी कभी ये सुने होंगे कि जो रेडियो वगैरह जो सबसे सस्ते रिसीवर्स होते हैं, जब अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की खास बात ये होती है जब अपन एफएम से या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से कंपेयर करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दूर दूर तक जा सकता है। और इसके जो एंटीना होते हैं वो बहुत मतलब ग्राउंडेड होते हैं, जिससे वो क्या है ग्राउंड से टकरा के आगे बढ़ता है और एक सिग्नल तो डायरेक्टली जाता है। तो ये सारा जो सिग्निफिकेंस मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड एक कंडक्टिंग बॉडी होता है। और आप वाटर सरफेस को भी आप जानते हैं कि वाटर भी एक कंडक्टिंग बॉडी होता है। अर्थ उतना कंडक्टिंग नहीं होता है वाटर जितना, लेकिन अर्थ भी होता है। तो ये अगर आपका जो टारगेट है ये बहुत लो एल्टीट्यूड में अगर फ्लाई कर रहा होगा, तो एक आपको ये पता है कि अगर कंडक्टर में अगर एक मेटल बॉडी यहाँ पे लाई करती है तो एक इमेज चार्ज भी यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। क्या आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना है कभी? तो खैर नहीं पढ़े हैं तो आप अभी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एक कंडक्टिव ये जो सरफेस है इसके ऊपर अगर एक मेटल बॉडी या कोई भी बॉडी अगर मेटलिक बॉडी अगर एग्जिस्ट करती है, मेटलिक बॉडी का कहने का मतलब है जहां मेटल मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा हुआ, तो उसका एक इमेज चार्ज भी यहाँ पे बना देगा, मतलब यहाँ पे भी आपका एक छोटा सा इमेज चार्ज बन जाता है। अब मुद्दे की बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई टारगेट आपका लो एल्टीट्यूड में ग्राउंड के पास है, तो क्या होता है कि एक जो सरफेस आपका जो एक वेव है वो डायरेक्ट पाथ तो फॉलो करता है जो आपका बीम से निकल के जा रहा है, लेकिन एक जो आपका है ना वो यहाँ पे जब जाता है ना तो इससे टकरा के कंडक्टर से टकरा के वो इस दिशा में भी वापस जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पहुंचेगा। एक्चुअल में क्या है वो इस सरफेस पे पहुंच रहा है होता है, ये आपका इमेज चार्ज है, लेकिन वो ओरिजिनल में क्या होता है कि ये जो कंडक्टिंग सरफेस है उससे टकरा के यहाँ पे पहुंचता है। तो बेसिकली एक टारगेट पे दो टाइप के वेव्स आते हैं जब एंटीना से निकलता है, एंटीना से बीम निकलता है, तो एक डायरेक्ट पाथ बनाता है और एक बनाता है सरफेस रिफ्लेक्टेड पाथ। ये रिफ्लेक्टेड पाथ, ये आपको बस ध्यान देना था, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसका। इसके बाद मैं आप आगे बताता हूँ कि एक रडार जो एक लो एलिवेशन एंगल टारगेट को एल्यूमिनेट कर रहा होता है उसको दो पाथ मिलता है, एक उसको डायरेक्ट पाथ और एक उसको मिलता है सरफेस रिफ्लेक्टेड पाथ, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जब कभी भी एक रडार है वो तो अपने डायरेक्ट इससे वापस इको भी आएगा, इको जो टकरा के आएगा, और वापस इधर से इको कहाँ से आएगा, इधर से जो इको वापस आएगा वो इसके द्वारा नहीं भेजा गया है। एक्चुअली ये अपना जो पल्स भेजा उससे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा अपने पल्स से, लेकिन ये पल्स से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस पल्स से भी उसको इको मिलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको एक एरर मिलना शुरू हुआ, ठीक है, इन द ये एरर कहाँ पे मिल रहा है, इन द मेजर्ड एलिवेशन एंगल, ठीक है, जो उसको एंगल है एलिवेशन एंगल जो वो बना के रखा है उसमें उसको एरर आना शुरू हो गया, ठीक है। और इस इफेक्ट को, इस एरर के इफेक्ट को बोलते हैं ग्लिंट, ठीक है, शब्द याद रखिएगा ग्लिंट, इस इफेक्ट को। ये इफेक्ट क्या है? बेसिकली देखो, इसको अगर मैं शब्दों में आपको बयां करूं तो कभी भी लो ग्रेजिंग एंगल, इसको अगर टर्म्स में मैं बोल रहा हूं कि जब कभी भी लो ग्रेजिंग एंगल, इसका मतलब है कि जब लो एल्टीट्यूड हाइट पे आपका एक टारगेट ओवर अ परफेक्टली स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, अभी मैं ये परफेक्टली स्मूथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरफेस प्लेन है, अगर ये उबड़ खाबड़ होगा तो टकरा टकरा के कहीं और चला जाएगा। तो ओवर अ परफेक्टली स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर कोई सिग्नल टकराता है तो क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है और इसमें टकरा गया, तो आपको ये पता है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई भी चीज इधर एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जाता है और टकरा के वापस आ जाता है।
इससे क्या होता है कि जब दो पाथ बन जाते हैं और इस जो एरर है इसको अपन मल्टी पाथ एरर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पाथ के वजह से एरर आना शुरू हो गया, जो ग्लिंट इफेक्ट भी कहते हैं, मल्टी पाथ एरर भी कहते हैं। तो बस यही आपको इस पूरे उसमें समझाना था, क्योंकि ये मल्टीपाथ एरर बहुत बड़ा सीरियस लिमिटेशन है रडार में। जब रडार आपका, मान लो आप जहाज पे बैठे हुए हो, ठीक है, जहाज पे आप रडार से देख रहे हो और जहाज पानी पे तैर रहा है, तो बेसिकली अगर कोई लो एल्टीट्यूड टारगेट उसको मिल गया तो उसके लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसको यहाँ से पल्स मिलेंगे और यहाँ से टकरा टकरा के भी पल्स मिलेंगे, तो वो बहुत परेशानी हो जाएगा। उसको लगेगा यहाँ पे भी एक टारगेट है और यहाँ पे भी एक टारगेट है, उसको तो दो दो टारगेट लगेंगे ना, क्योंकि यहाँ से मान लो होगा। तो ये मैं आपको बेसिकली बस आपको ओवरऑल कंप्लीट करना चाह रहा था। तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया क्या?